नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सफल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट को पेश किया वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। और आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में सामान्य तौर पर यह धारणा है कि जब भी बजट आता है तो उसे समझना काफी कठिन होता है। उसकी पेचीदगियां बहुत ही ज्यादा जटिल होती हैं और उसमें इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल होता है कि कोई भी सामान्य मानवीय, कोई भी सामान्य नागरिक उन तमाम शब्दों से, उन तमाम शब्दावलियों से अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, उसे नहीं समझ में आता है। लिहाजा मैंने भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे आर्थिक मामलों की ज्यादा जानकारी है, लेकिन फिर भी मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि मैं आपके लिए इस पूरे पैकेज को तैयार कर सकूं और आपको बता सकूं कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं सरल भाषा में। लेकिन एक बात मैं दोस्तों करना चाहूंगा और टिप्पणी आप मेरी मानिए कि जब हमारे देश में हर 5 वर्षों में चुनाव होते हैं तो फिर हमारे जो सरकारें होती हैं वो जो प्लान सेट करती हैं वो 25 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के क्यों करती हैं? अगर आपके पास 5 वर्ष है तो आप उसमें 5 वर्षों का जो आपका रिकॉर्ड है या जो आपने चीजें की हैं उन तमाम चीजों को प्रस्तुत कीजिए ना। आप आगे की बातें क्यों करके वो लुभावने सपने दिखाते हैं जो शायद कभी साकार भी नहीं होने वाले। इसी बजट में अमृतकाल का एक प्रकार से एक शिगुफा छोड़ा गया। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये समय, जिस समय महंगाई एक प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेरोजगारी भी चरम पर है, हर जगह अव्यवस्था और कुप्रबंधन है, क्या इस कालखंड को आप अमृतकाल कहेंगे? इस काल में जहां करोड़ों लोग अपने नौकरी खो बैठे हैं, जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा में जा चुके हैं और जहां कुछ लोगों की, मुट्ठी भर लोगों की जो संपत्ति है वो आज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। क्या यह अमृतकाल है? क्या यह अमृतकाल है कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है, असमानता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है? 2017 में प्रधानमंत्री जी ने संसद में बात कही थी कि हमें 2022 का एक ऐसा न्यू इंडिया बनाना है जिसमें जातिवाद नहीं होगा, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, तमाम बातें नहीं होगी। लेकिन क्या आज की डेट में ऐसा हो रहा है? तो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो ये मूर्ख बनाने की एक स्ट्रेटेजी होती है और ये हर बार होता है कि बजट में सपने दिखाए जाते हैं, ऐसे वादे किए जाते हैं जिससे आप एक प्रकार से उस बजट की तरफ आकर्षित हो जाएं और आपका ब्रेन वॉश किया जाता है कि इस बार यानी वर्तमान परिस्थितियों को आप भूल जाइए, आपके हाथ में रोटी हो या ना हो भूल जाइए, आपकी जेब में पैसा हो या ना हो भूल जाइए। लेकिन आपको सोचना है बड़े मिशन, बड़े विजन के बारे में कि 2047 का भारत कैसा होगा, यानी 2022 का भारत क्या होगा या 2047 का भारत क्या होगा। अब बात इसी की हो गई है। कभी हम अक्सर ये सोचते थे कि भारत और इंडिया के बीच एक गैप है, एक फर्क है। अब ये इंडिया और न्यू इंडिया हो गया है। वाकई में ये सोचने की बात है कि न्यू इंडिया की परिभाषा क्या है और न्यू इंडिया की कोई अगर डेडलाइन है तो वो पहले आपने 2022 रखी थी, अब उसको आप बढ़ाकर 2047 कर दे रहे हैं। 2047 में क्या होगा पता नहीं, किसी को नहीं पता। कल क्या होगा यही नहीं पता, तो 47 का क्या होगा ये नहीं पता होगा। सिवाय नेताओं के कार्यक्रम के कोई भी चीज में मुझे लगता है कि फिक्स नहीं होती है। लेकिन वाकई में हास्यास्पद है कि इस देश के भीतर 1.5 घंटे का भाषण किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा और उसमें भी कोई ठोस चीज नहीं आती आपके हाथ में। मैं आपसे ये सवाल सीधा पूछना चाहता हूँ, अभी मैं पूरा पैकेज आपको दिखाऊंगा और उसमें मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि आपके पास एज अ इंडिविजुअल क्या आया ठोस चीज। अगर आपके पास 2 भी ठोस चीजें आई हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस बजट को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था तो फिर इसमें यह बात कही गई कि ये अमृतकाल का बजट है, यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष का एक ब्लूप्रिंट है, एक खाका है। 1947 में हम स्वतंत्र हुए,
आजाद हुए और फिर इसके 100 वर्षों के बाद यानी 2047 में क्या कुछ या कैसा भारत होगा, यह उसका एक खाका है, यह उसका एक ब्लूप्रिंट है। आइए आज की इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करते हैं इस बजट के बारे में। आखिर क्या क्या घोषणाएं हुई और कहां पर निराशाएं हुई और किन किन क्षेत्रों के लिए, किन किन सेक्टर्स के लिए क्या क्या कुछ घोषणाएं की गई उस टैबलेट के द्वारा, जो कि कभी एक ब्रीफकेस हुआ करता था, फिर वो बही खाता हो गया और अब इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो गया है कि अब डिजिटल हो चुका है, पेपरलेस हो चुका है। टैब के जरिए, टैबलेट के जरिए अब बजट को पेश किया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष हम सभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष इस वर्ष ही पूरे हो रहे हैं और अगले 25 वर्षों का एक खाका इन लोगों ने, हमारी सरकार ने तैयार किया। उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए दोस्तों कि इस वर्ष का ये जो बजट है, इसका अनुमानित जो व्यय है वो कितना रखा गया है। ये बजट 39 लाख करोड़ से ज्यादा का है, 39.45 लाख करोड़ रुपीस का, यानी तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए का ये बजट, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 9.2% की आर्थिक वृद्धि दर भी इसका अनुमान रखा गया है। इसके अलावा जो एक दिन पहले यानी 1 फरवरी को ये प्रस्तुत किया गया था और उससे एक दिन पहले यानी सोमवार को आर्थिक सर्वे भी वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि जो चालू वित्तीय वर्ष है, इस चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी की विकास दर 9.2% और अगले वर्ष 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया था। तो फिर इसके अगले दिन जब बजट पेश किया गया तो उसमें भी ये बात कही गई कि 9.2% की वृद्धि दर हो सकती है। सरकार की आय में, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार सरकार की आय में जबरदस्त उछाल आया है। 2020 की तुलना में 2021 में तकरीबन आप मानकर चलिए कि 65% अधिक हुई है कमाई सरकार की जो इनकम है। इसके अलावा जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये सब जानते हैं, लेकिन फ्यूल का जो महंगाई में योगदान है, ईंधन का जो महंगाई में योगदान है, वो 2.3% से बढ़कर तकरीबन 15% हो गया है, 14.9% हो गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जो विश्व बैंक है जैसे, या फिर एशियन विकास बैंक है, उनकी तरफ से भी कुछ आंकड़े जताए गए थे, जो कि ग्रोथ का अनुमान है भारत की इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 में। वो उसके अनुसार कि विश्व बैंक कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% की ग्रोथ से बढ़ेगी, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 8.7% की ओर से, यानी दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है। और जो भारत की अनुमानित ग्रोथ है, वृद्धि दर जो है, वो तकरीबन 9.2% की है। जल्दी से दोस्तों आपको बताता हूं कि आखिर इसमें क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात यह कि 2,37,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। यह बड़ी राशि है और इससे कहा गया कि 1,63,00,000 किसानों को सीधा भुगतान किया जाएगा इस बड़ी राशि का, एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद पर। इसके अलावा दोस्तों गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक जैविक खेती की जाएगी। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए बनाए जाएंगे मिश्रित पूंजी कोष। फसल के आकलन, भूमि के रिकॉर्ड्स, कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन दिए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा और इसको किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा
पीएम ई विद्या के तहत संचालित 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए विस्तृत किया जाएगा। चैनलों की संख्या 12 से बढ़कर अब 200 होगी, ताकि विद्यार्थी जो जितने भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं महामारी में हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। और साथ ही साथ विश्व स्तरीय डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर्स बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत कार्य किया जाएगा। अब बात एमएसएमई सेक्टर की। एमएसएमई को 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 2023 तक कर दी गई है। इसके अलावा उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को लिंक किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा बजट की बात करते हैं। रक्षा बजट जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 78 लाख रुपए से था, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। बल्कि वो तकरीबन आप मानकर चलिए कि 5,25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सैन्य साजो सामान के लिए निर्माण में इसमें पूंजीगत जो व्यय है उसके लिए 1,52,369 करोड़ रुपए अतिरिक्त रखे गए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए जो ये राशि है, इससे हथियार, विमान, युद्धपोत खरीदे जाएंगे। पेंशन के लिए 1,19,000 करोड़ रुपए और 20,100 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। अब बात दोस्तों मैं पर्यटन की करना चाहूंगा। इसमें 8 रोपवेज की सौगात दी गई है, जो कि इस पूरे बजट में 18.42% की इसमें बढ़ाया गया है और 2,400 करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया है। अवसंरचना विकास के लिए 1,644 करोड़ रुपए और धार्मिक और धरोहर के विस्तार के लिए 235 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पहाड़ी राज्यों में 60 किलोमीटर के 8 रोपवेज इस वर्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे के सेक्टर में जो बात कही गई वो ये थी कि रेल मंत्रालय को 1,40,367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछली बार से 20,311 करोड़ रुपए अधिक हैं। 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका निर्माण किया जाएगा। रेल क्षेत्र में एक स्टेशन एक उत्पाद विकसित होगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को ढुलाई का लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ रेल मंत्रालय या यूं कहिए रेलवे, भारतीय रेल छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए नए उत्पाद और सेवाएं शुरू करेगी। इसके अलावा दोस्तों मानसिक सेहत के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क भी शामिल होगा। इसके अलावा दोस्तों आयकर से जुड़ी हुई जो बात है वो बेहद जरूरी है कि आयकर स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है और साथ ही जो दरें हैं कर की उनमें भी बदलाव नहीं किया गया है। राज्य कर्मचारियों को एनपीएस में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। आईटीआर फाइल करते हुए अगर कोई गड़बड़ी ठीक करने के लिए अब आपके पास 2 वर्षों का वक्त होगा। दिव्यांगों को टैक्स में छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो बेहद जरूरी बातें हैं कि क्या आखिर सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ वो भी आप जान लीजिए। मोबाइल फोन, चार्जर, चमड़ा, कपड़ा, जूते चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें, खेती का सामान, जेम्स और ज्वेलरी माफ कीजिएगा, हीरे और ट्रांसफॉर्मर ये सस्ते हुए हैं। इसके अलावा रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की कर दी गई है। आर्टिफिशियल गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। पॉलिश्ड हीरा अब सस्ता होगा। क्या चीज महंगा हुआ है वो भी आप जान लीजिए। इमिटेशन वाली ज्वेलरी, विदेशी छाता, अनब्लेंडेड फ्यूल और कैपिटल गुड्स ये महंगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि डिजिटल बैंकिंग को लेकर एक बात कही गई है कि 75 जिलों में 75 यूनिट्स खोली जाएंगी। मकसद इसका साफ है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए और इसी के कारण 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अब स्थापित की जाएंगी। नारी शक्ति के लिए महिला और बच्चों के लिए कुछ योजनाएं भी लाए गए हैं, जिसमें
3 योजनाएं हैं जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी, और साथ ही साथ पोषण 2.0 को नया रूप दिया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा और 20,105 करोड़ रुपए का इस पूरे बजट में प्रावधान किया गया है। गति शक्ति एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी एक योजना है सरकार की। इसके तहत अगले 25 वर्षों में, अगले 25 सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जाएगी। तकरीबन 107 लाख करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इनमें रेलवेज, सड़क, पेट्रोलियम गैस, बिजली, टेलीकॉम, नौवहन, विमानन, औद्योगिक पार्क शामिल हैं। इसके तहत 109 नए एयरपोर्ट्स मिलेंगे, 51 हेलीपोर्ट्स मिलेंगे, 12 वाटर एड्रम मिलेंगे, 2 लाख किलोमीटर के हाईवे मिलेंगे, 200 मेगा फूड पार्क मिलेंगे इत्यादि। साथ ही नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है वो 25,000 किलोमीटर तक उसको बढ़ाया जाएगा। 100 कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर यह बात कही गई है कि देश में पेट्रोल और डीजल की 52% खपत बिना एथनॉल वाले पेट्रोल डीजल की होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण महंगाई बढ़ेगी और इस बार 39 लाख करोड़ रुपए का ये जो बजट है, ये पिछले साल जो 37 लाख करोड़ रुपए का था उससे ज्यादा है ऑब्वियसली। इसके अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी साल डिजिटल रुपी नाम से एक डिजिटल करेंसी को भी जारी करेगा। डिजिटल एसेट्स में अब डिजिटल जो एसेट होते हैं वो भी अब टैक्स के दायरे में आएंगे। अब इससे जो आय आपकी होगी उसमें 30% का टैक्स लगेगा। डिजिटल संपत्ति में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं आती है बल्कि नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी भी आते हैं। यानी डिजिटल एसेट में निवेश से होने वाले फायदे पर अब 30% आपको कर चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा लगातार 7वीं बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी लाभ से अब वंचित है फिलहाल जो हमारे मध्यम वर्गीय तबका है, मिडिल क्लास है जो लोग। इसके अलावा दोस्तों 5 वर्षों में 60 लाख भर्तियां की जाएंगी और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बात कही है कि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इनमें 16 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत होंगी। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 वर्ष बढ़ा दी गई है। कोऑपरेटिव जो टैक्स है उसमें भी राहत दी गई है। स्टार्टअप 2023 तक टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक पर मैट 18.5% से 15% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर सरचार्ज 15% तक सीमित किया गया है। इसके अलावा बिना एथनॉल पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे महंगाई बढ़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरे मकान के होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट अब खत्म कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो जानना जरूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकर कारोबारी खर्च नहीं की गई है। सीतारमण ने साफ किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि 19 वर्ष पुरानी ये परियोजना है। यूपी के बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक को इसका फायदा मिलेगा। इससे तकरीबन ये बताया गया सरकार की तरफ से कि 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, पहुंचेगा। 5G नेटवर्क को लेकर भी इसी साल ये घोषणा की गई है कि 5G नेटवर्क इसी साल शुरू होगा ये सेवा। ई पासपोर्ट यानी एम्बेडेड चिप और भावी तकनीक वाले ई पासपोर्ट इसी वर्ष से मिलेंगे, शुरू हो जाएंगे। ई पासपोर्ट व्यक्ति के पहचान सत्यापन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFCID और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो और बातें कही गई हैं वो भी अब आप जान लीजिए। इसके अलावा कृषि कर्ज का जो लक्ष्य है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। अब 18 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज बटेगा। उच्च क्षमता वाले 16 मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए
19,500 करोड़ रुपए की नई PLI स्कीम लाई जाएगी। NHAI का बजट दोगुना हो गया है, 65,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,015 करोड़ किया गया है। छातों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20% किया गया है। घरेलू निर्माताओं को इससे लाभ मिल सकता है। डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा दिया जाएगा। उन्हें सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा। 4 शहरों में भारत के PPP मोड पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो मनरेगा का आवंटन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में और उर्वरक सब्सिडी में कटौती की गई है। मनरेगा के लिए जो आवंटन है उसे घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के लिए संशोधित आवंटन 98,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी भी 25% घटाकर 1,05,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। छोटे और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त गारंटी कवर मिलेगा। विनिवेश लक्ष्य 17% घटाकर 65,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। ये चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित 78,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य से 13,000 करोड़ रुपए कम है। असल में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य था, जिसे घटाकर अब आधा कर दिया गया है तकरीबन। BSNL में 44,720 करोड़ रुपए की पूंजी सरकार के द्वारा लगाई जाएगी। इसके अलावा जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, इसके तहत भी चार्जिंग स्टेशन ढूंढना और चार्जिंग के लिए इंतजार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए नई बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी, जो कि सभी गाड़ियों में समान बैटरी के लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड बने जाएंगे। ईवी खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी खरीद के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा ग्राहकों को। इसके अलावा अगले वर्ष 6.4% का राजकोषीय घाटा रखा गया, जो कि इस वर्ष 6.9% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार कुल मिलाकर 39,45,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये बात आप सरल भाषा में समझ चुके हैं। इस दौरान सरकार का जो राजकोषीय घाटा है GDP का 6.4% रहने का अनुमान है, अंदाजा है। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 2% तक कम होकर GDP के 4.5% पर आने की बात कही गई है। अब आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों, इतने सारे योजनाओं के आपको मैंने बताया क्या क्या घोषणाएं हुई, किसको क्या कुछ नहीं मिला, कहां नुकसान हुआ। लेकिन अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर रुपया इतना सारा, ये जो लाखों करोड़ों रुपए की बातचीत हो रही है, आखिर सब आता कहां से और ये जाता कहां है, ये भी आप जान लीजिए। रुपए आखिर कहां से आता है, तो सरकार के पास सबसे पहले इनकम टैक्स के माध्यम से आता है 15%, कर्ज और देयताओं से 35%, गैर ऋण पूंजी से 2%, गैर राजस्व कर से 5%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, कस्टम ड्यूटी से 5%, GST से 16%, कॉर्पोरेट टैक्स से 15%। तो ये पूरा का पूरा रुपए यहां से आता है सरकार के पास। और सरकार का पैसा जाता कहां है वो भी आप जान लीजिए, और किस रूप में, किन किन अलग अलग सेवाओं में या क्षेत्रों में जाता है वो भी आप जान लीजिए। केंद्र द्वारा जो समर्थित योजनाएं होती हैं उसमें 9% रुपए चले जाते हैं। ब्याज के भुगतान के लिए 20%, रक्षा के बजट में 8%, सब्सिडी में 8%, पेंशन देने में 4%, वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर में 10%, केंद्र की क्षेत्रीय योजनाओं पर 15%, टैक्स और ड्यूटी में राज्यों के हिस्से में 17% ये रुपए चले जाते हैं। इसके अलावा देश के गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड की सेवा पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो कि गांव और सुदूर के जो इलाके हैं हमारे देश में, वहां पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा का प्रसार को किफायती बनाने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के सालाना संग्रह का 5% हिस्सा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा एक राष्ट्र एक पंजीकरण नीति भी लाई जाएगी। कारोबार में आसानी के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। उत्तर पूर्व के लिए PM का डिवाइन मिला है, जिसमें
चीन और म्यांमार और बांग्लादेश जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमारे पूर्वोत्तर का उत्तर पूर्वी जो इलाका लगता है, वहां पर बुनियादी ढांचे को विकास करने के लिए, उसका विकसित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको दरअसल इस योजना को पेश किया गया। इसके तहत प्रारंभिक चरण में 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसके जरिए गति शक्ति योजना के तर्ज पर पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे को वित्तीय पोषण दिया जाएगा। इसके अलावा इस समय जो देश में है वो शहरों में मेट्रो के तेज विकास के लिए वित्त प्रबंधन के नए रास्ते भी निकाले जाएंगे। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अब जो मेट्रो सेवाएं हैं वो ढलेंगी, ये बात कही गई है। इस्पात की स्क्रैप सीमा शुल्क पर छूट अभी बरकरार है, जो कि पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट और 1 वर्ष के लिए दी जा रही है, इसको अब बढ़ा दिया गया है। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा 68% की बढ़ोतरी की गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में। मेडिकल कॉलेज के विस्तार और हर राज्य में एम्स के लिए 3000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले वर्ष दरअसल ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 7000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि इस वर्ष बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। हालांकि कोरोना योद्धाओं की जो सम्मान निधि है उसे घटा दिया गया है। पिछले वर्ष ये 813 करोड़ से ज्यादा थी, इस बार 226 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा प्रदूषण को रोकने पर भी एक प्रकार से प्रदूषण रोकने पर घटा बाघ संरक्षण के लिए मिली मजबूती। हर साल कम होगा 38 MMT कार्बन उत्सर्जन, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है। घरेलू सोलर सेल और मॉड्यूल उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा और भी कुछ जरूरी बातें हैं। मैं मानता हूं कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ नया मिशन रखा गया है। तिलहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अभी खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर रहता है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए नया मिशन राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को शुरू किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। इस मिशन के जरिए पैदावार 1676 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बढ़ाकर कुल उत्पादन 54.10 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। 60,000 करोड़ रुपए से 3 करोड़ 80 लाख घरों में नल से पहुंचेगा जल, ये भी बात कही गई है, जो कि इस वित्तीय वर्ष में कही गई है। इसके लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उत्तरी सीमा के गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। 2022-23 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उन प्रखंडों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित प्रगति हासिल नहीं की है। अभी आकांक्षी जिला योजना के तहत 112 जिलों ने प्रगति की नई इबारत लिखी है। इसके अलावा आपके लिए जानना जरूरी है कि किसानों को कम समय के कर्ज के लिए 19,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस साल। कृषि डिजिटलीकरण यानी आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण माफ कीजिएगा, तकनीक यहां पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेती में स्टार्टअप हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संशोधन भी किया जाएगा। इसके अलावा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे, देश भर में ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो एक आंकड़ा है वो ये है कि 10 लाख करोड़ रुपए जमा है देश भर में डाकघर के 35 करोड़ खातों में। अब इन्हें जो कोर बैंकिंग सेक्टर है उससे जोड़ा जाएगा। 47% एटीएम है ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में। इसके अलावा नौकरशाहों पर खर्च किए जाएंगे 288 करोड़ रुपए। ई गवर्नेंस को भी इससे बढ़ावा देने का एक प्रयास है। LIC से 1,75,000 करोड़ रुपए कमाने की तैयारी भी की गई है। सरकार जल्द ही लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एंड LIC का IPO लाने की भी तैयारी में है।
जीएसडीपी का 4% घाटा रख पाएंगे राज्य। वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके अलावा 11,60,000 करोड़ रुपए का उधार लिया जाएगा सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाजार से 11,60,000 करोड़ रुपए का उधार लेने की भी घोषणा या एक कह सकते हैं प्लान तैयार किया गया। मौजूदा साल के बजट अनुमान 9,70,000 करोड़ रुपए से करीब 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के अनुसार सरकार का कुल बाजार उधार 11,58,719 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2021-22 के लिए माफ कीजिएगा, संशोधित अनुमान 8,75,771 करोड़ रुपए था। इसके अलावा खेलों के जो क्षेत्र है उसके हिस्से में 2,253 करोड़ रुपए आए हैं और इसमें खेलो इंडिया के लिए जो कार्यक्रम है उसके लिए 974 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में खेलों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय खेल संघों को 280 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 809 करोड़ 60 लाख रुपए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर जो बजट है वो 3,062 करोड़ रुपए का ये खेल और युवा मामलों का बजट कुल है। तो ये था दोस्तों इस बजट के बारे में मैंने आपको बताया। अब जाहिर सी बात है कि जब भी बजट आता है, और ये मोदी सरकार का 10वां बजट था, निर्मला सीतारमण जी का 4था बजट था, और ये उनका अब तक का जो बजट उन्होंने पेश किया अभी इससे पहले, उसमें सबसे छोटा ये बजट था। तकरीबन 1.5 घंटे का उनका भाषण था और सरकार की तरफ से और सरकार के तमाम जो मंत्री हैं या उससे जुड़े हुए जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उन्होंने इस बजट की तारीफ की है, प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने भी इसको एक लाभदायक बताया, दूरगामी सोच रखने वाला बताया है, दूरगामी परिवर्तन लाने वाला बजट भी बताया गया। इससे कहा गया उनकी तरफ से कि विकास को भी रफ्तार मिलेगी। वही जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है वो इसको पूंजीवादी बजट कहता है, जनता को राहत नहीं मिली ये भी कहता है, और साथ ही साथ ये भी कई विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा गया कि पुरानी घोषणाएं दोहराई गई हैं। तो हर बार यही होता है, सरकार के लोग इसकी तारीफ करते हैं जबकि विपक्ष के लोग इसमें टीका टिप्पणी करते हैं, जिससे टकराव भी पैदा होता है। मैं कोई आर्थिक एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया कि आखिर क्या क्या घोषणाएं हुई हैं संक्षेप में। हालांकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन इससे बहुत बड़े तबके को काफी नुकसान हुआ है, काफी लाभ नहीं पहुंचा है। और कहीं ना कहीं सरकार का इस समय जो आप कह सकते हैं कि फोकस है, इस पूरे जो ताबड़तोड़ ये जो महंगाई है इस समय, कमर तोड़ जो इस समय महंगाई है, और जो हम कोरोना के मकर जाल में जो फंसे हुए हैं, उसके तहत एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि ढांचागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से हो, इस पर सरकार का काफी ध्यान है। सार्वजनिक निवेश पर भी सरकार का जोर है, और सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन चुनाव को भी इसमें मद्देनजर रखा गया है। और उम्मीद यही है कि ये बजट जो कि पेश किया गया ये मायाजाल ना साबित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट को समझना, बजट के बारे में जानना एक अपने आप में एक जटिल कार्य है। और इस बजट के जरिए राजनीतिक संदेश देने का भी एक प्रयोग कह लीजिए, या एक दिया गया है राजनीतिक संदेश। और कुछ लोगों का कहना है कि ये मौजूदा समय की आवश्यकताओं के हिसाब से ये एक बजट है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान में ही अगर खाना नहीं होगा तो हम दूरगामी 25 वर्षों के लिए प्लान तैयार करके क्या कर लेंगे। सो देखते हैं कि जो ये सरकार का पूरा, मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो फोकस अपना रखा है, जो ध्यान रखा है, वो दूरगामी विकास की योजनाओं पर ज्यादा रखा है, जिसमें डिजिटलाइजेशन को ज्यादा महत्वता दी गई है। लेकिन वर्तमान समय में जहां लोगों का रोजगार चला गया, जहां लोगों के पास, जहां लोग 80 करोड़ से ज्यादा गरीब जो है वो राशन पर डिपेंड है, मुफ्त के राशन में, उन लोगों के जेब में पैसा क्या आया है इस पर मुझे संदेह है। और इससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है, इसका उत्तर भी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन यह बात तो सत्य है कि कई योजनाओं को दोहराया गया है, कई वायदे पूरे नहीं किए गए हैं, और लोकप्रिय घोषणाओं को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि एक लोक लुभावन किया जा सके। उम्मीद यही है कि सरकार विकास उन्मुखी रहे और जनता की तरफ भी ध्यान दे,
ये इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।